हाँ तो बच्चों, आज आपको भारतीय संघात्मक प्रणाली के एकात्मक लक्षण बताते हैं। कल मैंने संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताया था कि संघात्मक व्यवस्था के कुछ आधारभूत कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों को भारतीय संविधान पूरी करता है। इसलिए बहुत से थिंकर ये मानते हैं कि भारत में एक सही मायने में फेडरल सिस्टम की स्थापना की गई है। मगर जब हम भारतीय संविधान का या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र है, इसकी स्थापना की गई है। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई है, इसके कई मत हो सकते हैं। मगर हम जब संविधान का अध्ययन करते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस संविधान ने एक मजबूत केंद्र की स्थापना, संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र की स्थापना की है। इस एकात्मक लक्षणों को देखने के लिए हम संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को दो हिसाब से देखेंगे। एक भारतीय संविधान में के अंतर्गत के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, दूसरा भारतीय संविधान के या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। तो ये संविधान में लिखी गई है एक अंतरंग वाली बात। बहिरंग में किस इस प्रकार की बातों का विकास हुआ है, इस प्रकार के संस्थागत व्यवस्थाओं का विकास हुआ है जिसके कारण हम आपको कल बताएंगे। जैसे प्रधानमंत्री का करिश्मात्मक व्यक्तित्व है, केंद्र में शक्तिशाली जो राजनेता हैं इनका जमावड़ा है, योजना आयोग है, राज्य विकास परिषद है, एक ही दल की लंबे समय तक सरकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान जो निर्माता थे, संविधान सभा के अनेक सदस्यों का यह मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की हत्या की गई है। वो लोग आरोप लगाते हैं कि साहब इसमें फेडरल सिस्टम नहीं है। पीडी चाको संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने कहा जो संविधान सभा ने बनाया है वह शरीर से संघात्मक है लेकिन आत्मा से वह एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं और व्यवहारतः राज्य विधानमंडल में कोई भी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। पीएस देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। एक अन्य सदस्य बीएम गुप्ता का मत था कि नए संविधान के अंतर्गत भारत संघात्मक राज्य न होकर विकेंद्रीकृत एकात्मक राज्य होगा। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जो संविधान निर्माता है वो इस बात से भलीभांति परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई थी तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने एक मजबूत केंद्र की स्थापना करना उचित समझा। तो इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर भारतीय संविधान का अध्ययन किया जाए तो लिखित में ऐसी कई बातें मिलेंगी जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत में एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। सबसे पहला यह है कि इकहरी नागरिकता। प्राय संघात्मक जो राज्य होते हैं, संघात्मक प्रतिमान वाले जो राज्य होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता दी जाती है। जैसे एक नागरिकता वहाँ की जहाँ जिस स्टेट का वह निवासी है और एक नागरिकता वहाँ की जहाँ जिस देश का वह निवासी है। जैसे अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ दो नागरिकता दी जाती है
पहली सिटीजन ऑफ अमेरिका, दूसरे सिटीजन ऑफ फ्लोरिडा या सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, इस प्रकार से दी जाती है। मगर भारत में क्या है कि एक ही प्रकार की नागरिकता है। यहाँ नागरिकता का संबंध संघ से है, राज्यों से नहीं। यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है और वो कहलाता है द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब अगर शक्तियों का विभाजन हम देखें तो केंद्र के पक्ष में किया गया है। जैसे कल मैं बताकर गया था कि 3 प्रकार की सूचियां हैं बनाई गई हैं। एक केंद्रीय सूची जिसमें 97 सब्जेक्ट रखे गए हैं, एक समवर्ती सूची जिसमें 47 सब्जेक्ट हैं, एक आपकी राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं। अब संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 97, 66, 47, तो इसमें क्या है कि संख्या के हिसाब से केंद्रीय सूची में ज़्यादा विषय रखे गए हैं और जो बची हुई शक्तियां हैं वो भी केंद्र को दे दी गई हैं। तो यहाँ क्या है कि राज्य संघ संकट काल में या विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों को पर भी कानून बना सकती है। और वहाँ क्या है कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के ऊपर कल मैं बताकर गया था कि इक्वल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इनके ऊपर कानून बना सकती हैं। मगर वहाँ क्या है कि अगर समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर केंद्र सरकार का कानून और राज्य सरकार का कानून आपस में टकराते हैं तो अनुच्छेद 254 के तहत वहाँ केंद्र सरकार का जो कानून है वही क्या है कि मान्य होता है। अब यहाँ अगला कारण इस प्रकार से देखा जाता है कि संघ प्रणाली में राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, मगर भारत में एक ही संविधान है सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक संविधान नहीं है। अगला यह है कि केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है। संघात्मक राज्यों में अगर राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन करना चाहता है तो वह राज्यों की जनरली सहमति ले लेता है, उनसे पूछ लेता है, मगर भारत में इस प्रकार के नहीं है। और संसद अपने सिंपल मेजोरिटी से राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों को अलग अलग भागों में क्या है कि नए राज्यों का वो निर्माण कर सकती है। अगला यह है कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ जैसे सर्वोच्च हैसियत भारतीय सुप्रीम कोर्ट की है, जबकि फेडरल सिस्टम वाले राज्यों में अलग अलग क्या है कि न्यायिक सिस्टम होता है, मगर यहाँ एक ही प्रकार के न्यायिक सिस्टम है। अब यहाँ क्या है कि जो भारत का संविधान है वह संकट काल में, इमरजेंसी के समय में वहाँ क्या है कि एकात्मक शासन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो केंद्रीय संसद को राज्य सूची के विषयों के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 360 के तहत द्वितीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वहाँ राज्यों के ऊपर केंद्र का आधिपत्य बन जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत जब संविधान किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ क्या है कि 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और केंद्र अपने एजेंट राज्यपाल के माध्यम से राज्य की बागडोर संभालता है, राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून वगैरह बनाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक शासन की स्थापना का समर्थन करता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनके ऊपर क्या है कि एकीकृत व्यवस्था है। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून होता है, दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, दोहरी उच्च लोक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती है। किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं एक स्वरूप स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित की जा सकती हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है जो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु यह संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय का लेखा तथा लेखा परीक्षण कार्य को भी संपन्न करती है।
निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को भी संपन्न कराता है। दीवानी तथा दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध हैं और पूरे देश में लागू होते हैं, जिनकी एक रूपता कायम रखने के लिए उन्हें संवर्धित सूची में रखा गया है। अगला हम देखते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा इस प्रकार से केंद्र सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यपाल को नियुक्त किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अगला हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल आर्थिक स्थिति है और वो केंद्र पर निर्भर रहते हैं। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की जो स्वायत्तता है वो नाममात्र की है। अब वहाँ हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों को इक्वल रूप से समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और वहाँ सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 100 है। तो प्रत्येक जो राज्य होता है, भले वो क्षेत्रफल में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा जनसंख्या वाला क्यों ना हो, कम जनसंख्या वाला क्यों ना हो, उनको समान रूप से क्या है कि सीनेट में एक राज्य 2 अपने मेंबर भेजता है। मगर भारत में इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या है, जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में राज्यों के नुमाइंदे जाते हैं। जैसे यूपी की जनसंख्या 17 करोड़ के आसपास है, तो निश्चित रूप से राज्यसभा में यूपी के ज़्यादा मेंबर होते हैं। कम जनसंख्या वाले जो स्टेट हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो सकते हैं, तो उनकी स्थिति, उनकी हैसियत राज्यसभा में सदस्यों के रूप में यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी अपेक्षा उनकी हैसियत कमज़ोर है। तो ये भी क्या है कि संघात्मक दृष्टिकोण के विरुद्ध में है। और कई बार राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित जो विधेयक हैं वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के फेडरल सिस्टम के विरुद्ध में है और यह केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण किया जाता है। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। केंद्र सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की भूमिका को नियंत्रित करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। तो बच्चों, ये थे आज भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। और कल हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। इसके बाद में हम ये आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप हम 3 हिसाब से देखते हैं। एक एकात्मक प्रतिमान होता है, एक सहयोगी होता है, एक क्या है कि सौदेबाजी वाला प्रतिमान होता है। तो वो हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।